हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। साइंस एमसीक्यू में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 करेंगे। आइए देखते हैं इसमें साइंस के कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल और अल्कोहल। तो इसका उत्तर है अल्कोहल। एक्चुअली क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वाष्पन उतनी अधिक तीव्रता से होगा। तो यहाँ जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसलिए वो सबसे अधिक तेजी से वाष्पित होगा। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? स्पेक्ट्रोमापी, ऑसिलोस्कोप, सोनोमीटर, पीएन जंक्शन डायोड। तो इसका उत्तर है ऑसिलोस्कोप। आप थियरी ऑफ एलिमिनेशन से भी पता कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है मापी, ये होता है प्रकाश लाइट के कंपोनेंट को पता करने के लिए। सोनोमीटर साउंड की डिफरेंट क्वालिटीज को बतलाता है। पीएन जंक्शन डायोड एक रेक्टिफायर का काम करता है। तो ऐसे ही आपका उत्तर निकल जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है? फ्रीक्वेंसी न्यूनतम किसकी होती है? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ देखिए, दृश्य एक्स किरणें, विजिबल रेज, दृश्य किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। तो इसका आपको टेबल याद करना पड़ेगा। बहुत टफ नहीं है, आसान है। इसका उत्तर है दृश्य प्रकाश। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कम से ज्यादा की तरफ आप बढ़ सकते हैं इस तरह से। रेडियो, फिर उससे ज्यादा सूक्ष्म तरंगे, उससे ज्यादा अवरक्त, फिर दृश्य किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर उसके बाद एक्स किरणें और तब अंत में गामा किरणें। इस तरह से आप याद कर सकते हैं किसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। यहाँ पे विजिबल जो है लाइट, उसकी आवृत्ति इन चारों में सबसे कम है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इस टेबल से आपको क्लियर होगा। एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को इस इकाई में मापा जाता है। रेम्स, रोएंटगेन, क्यूरी और रेड्स। इसका उत्तर है रेड्स। दरअसल हमारा बॉडी, हमारा बोन जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, जो एक्स या गामा किरणों से मिलता है उसे, उसकी मात्रा को रेड्स में ही काउंट करते हैं, याद रखना है। प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णनांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है। उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ग्रीन हो, ब्लू हो, रेड हो, प्रोटेनोपिया में कोई भी रंग पेशेंट नहीं देख पाता है। दिन के समय आवासीय क्षेत्र में शोरगुल का अनुमत स्तर, परमिशिबल लिमिट ऑफ शोरगुल, जो आप कह सकते हैं उसको साउंड। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। अलग अलग इसका परमिसिबल लिमिट है। और जो आवासीय क्षेत्र में हैबिटेटेड एरिया जो है उसमें 55 डेसिबल इसका लिमिट फिक्स किया गया है। निम्न में से कौन सा समान मात्रात्मक इकाई है? तो ध्यान से देखिए, कार्य और क्षमता, आघूर्ण और जड़त्व संवेग, कार्य और आघूर्ण, आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो इसका उत्तर हो जाता है सी। कार्य आप जानते हैं, वर्क बार क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर मीटर। आघूर्ण, आघूर्ण बार क्या होता है आप जानते हैं? फोर्स इनटू रेडियस। इसका भी फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा। तो क्लियर है, दोनों मात्रात्मक इकाई समान है। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? श्रृंखला में, समानांतर में, मिश्रित संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है समानांतर में। समानांतर में कैसे? ए, बी, सी और डी। समानांतर में आप जानते हैं फॉर्मूला है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3
R3 लाइक दैट। तो अगर आपको प्रतिरोध को कम करना हो तो आपको पैरेलल में करना होगा, जो रेजिस्टेंस है उसको लिंक करना होगा, और जो श्रृंखला में सीरीज में होता है वह क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक बार बराबर होता है, इसका उत्तर आपको बताना है 10 पास्कल, 100 पास्कल, 1,00,000 पास्कल और 10,000 पास्कल। तो इसका उत्तर है सी। आपको यह याद रखना पड़ेगा, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, आपको याद रखना है। जो पास्कल है वह एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी और एंगस्ट्रम। तो इसका उत्तर है फर्मी। एक फर्मी बराबर कितना होता है, याद रखना है आपको, 10⁻15 मीटर। नैनो 10⁻9 आप जानते होंगे, -9। माइक्रोन 6 होता है, 10⁻6 -6। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 10 का आपको याद रखना है, सॉरी 11 का जो उत्तर होगा वह गतिज ऊर्जा होगा। क्यों, आप देखिए गतिज ऊर्जा का क्या है फॉर्मूला, हाफ mv²। v स्क्वायर है तो कोई भी इसका मान हो, माइनस में हो या कुछ भी हो, स्क्वायर है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, और m माइनस अर्थात निगेटिव हो नहीं सकता है, तो टोटल जो है काइनेटिक ऊर्जा वह कभी निगेटिव नहीं हो सकती। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, और जब उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ये प्रतिरोध है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है यह आप साइंस का कम और आप मान सकते हैं इसको मैथमेटिक्स ज्यादा। जब श्रेणी क्रम में जब इनको जोड़ा जाता है तो क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 50। जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू कितना, 8। अब दोनों को अगर आप ये कर ले, कैलकुलेट कर ले, तो R1 प्लस R2 बाई R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, है ना। या फिर 50/R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या है, आप R1 R2 है, R1 R2 है, R1 प्लस R2 है, तो आप निकाल सकते हैं R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आप उससे निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। अब इस फॉर्मूला पे आप रख लेंगे इसके मान को, आपका निकल जाएगा। तो उत्तर क्या बनता है, उत्तर सी बनता है। ये मैथ्स का था, न कि साइंस का, ऐसा लग रहा है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। इसका उत्तर है हाइड्रोजन, सीसा, पारा और क्रिप्टन। तो इसका उत्तर है सीसा। क्यों, क्योंकि सीसा का जो न्यूक्लियस होता है वह क्या होता है, अस्थाई होता है। नाभिक इसका जो होता है अस्थाई होता है, और कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है ऑक्टेट पूरा करके, तो जाहिर सी बात है यहाँ उत्तर सीसा है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, यहाँ पे है सीसा। स्टोरेज बैटरी बेसिकली दो तरह का होता है, एक लेड स्टोरेज होता है मतलब सीसा वाला, और एक होता है अल्कलाइन, याद रखिएगा अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी होता है। यही दो तरह का होता है। अल्कलाइन में क्या क्या होता है, निकेल प्लस लोहा होता है। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है,
सिल्वर नाइट्रेट का टिपिकल क्वेश्चन है, जिसको याद है बनाएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका उपयोग उर्वरकों में के निर्माण में किया जाता है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है। तो यह असत्य है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, बल्कि यह तो हाइड्रोकार्बन है जिसमें CH4 होता है, CH4 होता है 80%। क्वेश्चन 17, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। धातु कैसे कटती? धातु के वाष्पन के कारण, धातु के जलने के कारण, समानयन के कारण और गहन ऑक्सीकरण के कारण। तो इसका उत्तर है गहन ऑक्सीकरण। इंटेंस ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वह गल जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग बेसिकली जलाने के लिए होता है, आप जानते होंगे। तो निश्चित ताप पर जब ऐसा किया जाता है तो जो धातु है वह ऑक्सीडाइज होकर गलने लगता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? सीसा और कार्बन का। कॉमन सेंस से भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जो पॉल्यूशन के लिए जो चेक होगा, तो सीसा बहुत हार्मफुल होता है, कार्बन तो हार्मफुल होता ही है, और इसी के लिए चेकिंग होती है कि पॉल्यूशन टेस्ट कराया गया है कि नहीं, सीसा और कार्बन। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, यह कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। उसको जमाने के लिए हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया आपने सुना होगा। जमाने के लिए निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, वह जम जाता है, और इसीलिए उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ये है सीसा और जस्ता। ज्योग्राफी की किताबों में भी आप इसको मिलेगा आपको। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका मुख्य कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप कह सकते हैं इसको। उसमें एक्चुअली हाइड्रोक्सी पेरालाइट होता है, जो जिसमें बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। इसमें भी आपको थोड़ा रटने वाला है, केमिस्ट्री का टिपिकल क्वेश्चन है, जिसने याद किया हो, बार बार क्वेश्चन बनाया हो तो बना लेगा। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इथाइन, इथीन, इथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इथीन, इथाइन, इथेन और इथेन, इथाइन, इथीन। अब क्या है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो तरीका है उसका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसका उत्तर सबसे पहले आप जान लीजिए, इथीन है। अब यह कैसे बनेगा, यह बात है। तो इसमें क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, जिस भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो कार्बन का, उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। जिसमें डबल बॉन्ड हो उसकी लंबाई उससे कम, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसकी लंबाई उससे भी कम। तो एकल बंध में कार्बन की लंबाई सबसे अधिक होती है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, C2H2 को अगर लें हम, तो C3 बॉन्ड, यहाँ C, या ऐसे कर लें और ऐसे कर लें, 3 बॉन्ड आप देख रहे हैं। अगर C2H4 को लें तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, आपने देखा C2H4 में डबल बॉन्ड, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड, और एथेन का क्या है, C2H6 है। ठीक है, तो एथेन का C2H6 है, तो यह ऐसे होगा, इसका
सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हुआ। आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एकल सिंगल बॉन्ड में की लंबाई सबसे अधिक होती है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो इथेन आपने देखा आपने, ये इथेन का बॉन्डिंग बता रहा था, सबसे लास्ट में है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सबसे लास्ट में है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लंबाई के बढ़ते क्रम में। तो एकल बॉन्ड है में कार्बन की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक के अनुसार बढ़ते क्रम में, यहाँ पे उत्तर 23 का। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने उत्तर सी लगाया है, गलत, उत्तर ए होना चाहिए, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। इथेन बढ़ते क्रम में है, तो देखिए इथेन C2H6 सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो लंबाई सबसे इसकी अधिक होगी, इसलिए ये C2H4 है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसकी लंबाई इससे कम होगी। इथाइन में आपने देखा C2H2 में क्या है, ये इथाइन में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो लंबाई सबसे कम होगी। तो यहाँ बढ़ते क्रम में पूछा गया है, तो इथाइन, फिर इथीन, फिर इथेन, C2H2, C2H4 और ये C2H6। आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप इस उत्तर को आराम से निकाल सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में संघटक में शामिल है, इसका उत्तर है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। यह भी टिपिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें इसके अलावे मैग्नीशियम भी होता है और प्लस में फेरिक फेरिक ऑक्साइड भी होता है। यहाँ सिर्फ फेरिक ऑक्साइड, यहाँ सिर्फ 3 पूछा जा रहा है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, याद रखना है। मरकट, एमराल्ड निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है, यह भी थोड़ा टिपिकल याद रखने वाला है। बेरिलियम धातु से एमराल्ड, ये प्रीशियस होता है, ये आप जानते होंगे, बनाया जाता है। पत्थरों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पत्थरों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकन। आप जानते हैं पृथ्वी की भू परपटी पर सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और सेकेंड नंबर सिलिकन का है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, 28.2% होती है। तेल, पानी और गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में रह सकते हैं, आरोही, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में, तो क्या होगा इसका उत्तर, सबसे नीचे पानी, उसके बाद तेल, उसके बाद गैस, इसके वेट के अनुसार कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को दर्शाता है, तो घटते क्रम को कौन दर्शा रहा है, घटते क्रम, सक्रियता के घटते क्रम, मतलब सबसे सक्रिय फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो आप देखेंगे एटॉमिक साइज, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है, तो उसके जो एटम होते हैं उस पर सबसे अधिक आकर्षण बल लगता है, और इसीलिए वह सबसे अधिक एक्टिव होता है। तो इसीलिए यह क्या है, घटते क्रम में सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही इसका एक्सप्लेन। निम्नलिखित में किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है, यह भी टिपिकल क्वेश्चन है जो आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। सल्फर, निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, किसी नाम की, ये यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया जाए। निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी सल्फर ऑक्साइड। तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो प्रदूषण का भाग है ही, यह भी है, यह भी है, तो हाइड्रोजन उत्तर होगा इसका। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण, क्वेश्चन सिंपल है, इसको थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड, याद रखना है, डी इसका उत्तर होगा। 32, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाई कॉमन सेंस। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, ऊपर उठकर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में यह रहता है, इसीलिए इसको आवारा तत्व कहा गया है। एरोसोल है, क्या है एरोसोल, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, एग्जाम्पल सबसे सिंपल सा आप ले लीजिए, धुआं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एसिटिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो
हाइड्रोफ्लोरिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आमतौर पे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसको इसी को बोलते हैं, जो कांच पर लिखे हो क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इचिंग ऑन ग्लास बोलते हैं इसको, इचिंग ऑन ग्लास। अगर इस तरह से टर्म पूछे, टर्म का इस्तेमाल करके पूछे तो भी आप बता सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यह भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एक जेट इंजन में वायु ईंधन का अनुपात है, थोड़ा फैक्चुअल है ये याद रखना पड़ेगा, 15:1 अनुपात होता है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है, अगर आपने किताब एक बार भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, S8। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइड से अब काम नहीं चलने वाला, चाहे वह दरोगा का एग्जाम हो या फिर वह बीपीएससी पीटी हो या सीडीपीओ हो, क्योंकि आपने देखा पिछली बार 66वीं बीपीएससी में या फिर दरोगा पीटी में देखा होगा आपने, साइंस के क्वेश्चन ही सबसे अधिक परेशान करने वाले थे, और वो लूसेंट या गाइड वाइड टाइप की किताब से नहीं बनने वाले। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार आप भारतीय भवन की किताब 9-10 वाली बना लीजिए, देख लीजिए, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। निम्नलिखित में से कौन पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन तीनों में पाया जाता है, तो निश्चित रूप से यह तांबा होगा, सोचने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पीतल क्या होता है, पीतल में होता है क्या क्या होता है पीतल में, तांबा प्लस जस्ता होता है। फिर कांसा में क्या होता है, तांबा प्लस टीन होता है ना। और ये जो जर्मन सिल्वर है इसमें क्या होता है, तांबा भी होता है, जस्ता भी होता है, प्लस में निकेल भी होता है जर्मन सिल्वर में। तो जाहिर सी बात है तांबा तीनों में कॉमन हो गया। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों मौजूद हैं। आयनिक मतलब जो टूटने पर आयन दे, और सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड। कौन है इन चारों में ऐसा है जिसमें दोनों बॉन्ड है, CH4 में आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कोवैलेंट बॉन्ड है, KCl में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, SO2 में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन NaOH आप देखेंगे तो Na+OH- है, यहाँ पे जो OH है इसमें कोवैलेंट सहसंयोजक बंध है, तो क्या हो गया, NaOH में दोनों बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट भी और कोवैलेंट भी, आयनिक भी और सहसंयोजक भी। तो इस तरह से साइंस के ये प्रश्न थे, दिखने में हो सकता है टफ लगे लेकिन आसान थे, लेकिन हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल था। आप कोशिश कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कम से कम कर दिया कीजिए, अच्छा लगे और अच्छा लगे तो आप दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।